It's mean Newton first is that when there is no net force, then it's remain at constant यूनिफॉर्म मोशन करेगा, या वो क्या करेगा, कंटिन्यू इट स्टेट ऑफ रेस्ट करेगा। और वो वजह क्या बनेगी, वो मास का इनर्शिया बनेगा। तो व्हेन द मास, एनी मास वी हैव, देन इट्स हैव द इनर्शिया, बिकॉज मैंने आपको पूरा डिस्कस किया कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो इनर्शिया इज अ रेजिस्टिव फोर्स। वो रेजिस्टिव फोर्स जो है वो उसको मना करेगी कि आपने स्टेट ऑफ मोशन नहीं करना, स्टेट ऑफ अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? जी सर। आज अब इसी की बेस पे हमारे पास आता है, जब हम बात करते हैं कि भाई आपके पास फोर्स क्या है। ठीक है, तो फोर्स को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा मोमेंटम को डिस्कस करना चाहूंगा कि मोमेंटम क्या चीज है। मोमेंटम की सिंपल डेफिनेशन हमारे पास होती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब ये ओ लेवल में भी पढ़ाया जा रहा है, ये ओ लेवल में ऑलरेडी लास्ट ईयर ऐड अप हुआ है। ठीक है, बिफोर 2 इयर्स ये ऐड कर दिया गया था मोमेंटम को। मोमेंटम का मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम इक्वल्स टू मास एंड वेलोसिटी, पी इज रिप्रेजेंटेशन फॉर द मोमेंटम, एम इज फॉर मास एंड वेलोसिटी v, देन एम वी इज इक्वल्स टू द मोमेंटम। अब मोमेंटम बेसिकली अगर डिफाइन करने को कहते हैं तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। यानी जो मोमेंटम होता है ना बेटा, ये बेसिकली मेजरमेंट की एक क्वांटिटी है, यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए जब जब हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन हो रही होती है, उस मोशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं, उस क्वांटिटी को, उस कैलकुलेशन को हम मोमेंटम का नाम देते हैं। तो मोमेंटम इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर जो मोशन की जो क्वांटिटी मेजर की जाती है, उसको हम मोमेंटम का नाम देते हैं। बात क्लियर हो गई? अब ये मोमेंटम क्या, कैसे हम करते हैं मोमेंटम का, यानी क्या सिचुएशन आती है। फर्ज करो 3 स्टेप्स मैंने यहां अलग अलग लिखे हुए हैं। सबसे पहले, डिफिकल्ट टू स्टॉप एज अ मास इज ग्रेटर, हेंस ग्रेटर मोमेंटम। यानी जब आपका मास बड़ा है, जैसे देखो हाथी मैंने बनाया हुआ 10 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है, तो इसको रोकना भी मुश्किल होगा क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। यानी अब हाथी चल रहा है तो हाथी को हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। तो जब मास ज्यादा है तो मोमेंटम उसका ज्यादा है। तो इसका मतलब हो गया मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। ठीक हो गया? अच्छा, अब फिर एक लेट्स सपोज एक बॉल है आपकी तरफ आ रही है बड़ी तेजी के साथ, आप उसको कैच करना चाह रहे हो लेकिन रोक नहीं पा रहे। वजह? उसकी वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा है, इजी टू स्टॉप, और क्या होगा, लेसर मास, सो लेसर मोमेंटम। यानी जब आपका मास कम होगा तो मोमेंटम कम, मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा। तो वो तो हमने पढ़ लिया कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। अब वेलोसिटी अगर कम ज्यादा है, तो अगर लेसर वेलोसिटी है तो लेसर मोमेंटम है। क्यों? क्योंकि जब वो आपके पास आ रही होगी तो अगर वेलोसिटी कम होगी तो आराम से रुक सकता है। वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। हाँ, तो वेलोसिटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मामा ने पूछा जगह मामा दी लेवल लेवल चेक करी बका ना उससे दगाओ पड़ो का शुगर लेवल लेवल चेक का। तो आपके पास क्या आएगा, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एज वेल, क्योंकि ग्रेटर द वेलोसिटी देन द ग्रेटर द मोमेंटम, लेसर द वेलोसिटी देन लेसर द मोमेंटम। तो P is directly proportional to M and P is inversely proportional to V. So that time P is equals to MV हमारे पास बन जाता है। अच्छा, मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो भी आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के ही इक्वल होगी। अगर डायरेक्शन आपकी लेफ्ट पे है वेलोसिटी की, तो मोमेंटम भी लेफ्ट पे होगा। अगर वेलोसिटी आपकी राइट पे है तो मोमेंटम भी राइट पे होगा, क्योंकि मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक हो गया बेटा? ठीक है। अच्छा,
तो अब मोमेंटम की जो हम प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास एंड वेलोसिटी mv. Momentum is a measure of quantity of motion present in a body. It is vector quantity and its direction is same as the direction of velocity. The SI unit for momentum is, the SI unit of momentum is क्या हो गया आपके पास, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. क्योंकि क्या है आपके पास जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी है, तो मास की यूनिट क्या है आपके पास, मास की यूनिट केजी है, तो हम लिख देंगे केजी. वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड. तो ये आपकी एसआई यूनिट हो गई आपकी मोमेंटम की के किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. बट यहां मैंने एक और यूनिट भी लिखी है, न्यूटन सेकेंड. अब ये क्यों लिखी है, ये भी इसकी एसआई यूनिट है. मैं ये नहीं कह रहा कि ये एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि ये एसआई एनएस मैंने क्यों लिखी हुई है, मीन न्यूटन इंटू सेकेंड मैंने क्यों लिखी हुई है, ये थोड़ी देर बाद बताऊंगा. इट इज अ ठीक है वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसकी डायरेक्शन होती है तो वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन सेम एज द वेलोसिटी होगी, जिस साइड पे वेलोसिटी चलेगी उसी साइड पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आपके पास मोमेंटम भी होगी. क्लियर हो गई ये बात यहां तक? अच्छा, जी सर. तो क्या कहा जा रहा है अब, लेट सपोज सेम थिंग है, यानी देखो ये मैंने लिखा हुआ है एनएस और किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये दोनों सेम थिंग है. क्यों सेम थिंग मैंने लिखा, इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब आगे अब चलेंगे तो अब इसमें फोर्स इन्वॉल्व होगी जिसको हम चेंज इन मोमेंटम का नाम देंगे, बट उसको अभी मैं थोड़ा सा डिले कर रहा हूं. अभी देखो आपके पास एक एग्जांपल है, अ कार ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट इट्स मोमेंटम. तो P इज इक्वल्स टू, हमें पता है mv होता है, m इज 1500, v इज 20 मीटर पर सेकेंड, देन टोटल मोमेंटम विल बी 30,000 न्यूटन सेकंड में लिख दूं या किलोग्राम पर मीटर सेकंड लिख दूं, दोनों सेम है आपके पास. ठीक हो गया? अच्छा, ठीक सर. अब जो वो एनएस का सिस्टम है ना, वो यहां आपको अब समझ आएगा कि ये एनएस मैंने क्यों लिखा हुआ है, ये वजह क्या है एनएस की यहां. तो सबसे पहले तो हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे, इसका ओ लेवल वर्जन पढ़ते हैं कि ओ लेवल में हमने इसमें क्या पढ़ा था. ओ लेवल में हमने ये पढ़ा था इसमें कि पहले इससे इस न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा कि व्हेन देयर इज नो नेट फोर्स. अब देयर इज अ नेट फोर्स. सिंपली अगर मैं बात करता हूं ना न्यूटन सेकंड लॉ के, तो न्यूटन के सेकंड लॉ ने ये कहा था, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब हम क्या करते हैं एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो इट्स प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन. तो देखो यहां भी मैंने लिखा हुआ है, व्हेन अ रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी and acceleration is produced in it in the direction of the resultant force, which is directly proportional to the magnitude of the resultant force and inversely proportional to the mass of the body. ये स्टेटमेंट बाकायदा दी थी कि भैया अगर आपके पास एक फोर्स अप्लाइड हो रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. मतलब रेस्ट में है तो वो चलना शुरू कर देगी, अगर चल रही है तो स्पीड अप या डाउन होना शुरू हो जाएगी. तो जब इस तरह की कहानी होगी तो वो कह रहे हैं कि व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज देयर देन इट्स प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन. अगर आप ज्यादा फोर्स अप्लाइड करोगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, कम फोर्स अप्लाइड करोगे तो कम एक्सेलरेशन होगी. तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स. अगर मास बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस उसका बड़ा होगा, यानी इनर्शिया बड़ा होगा, तो जब इनर्शिया बड़ा होगा तो उसका एक्सेलरेशन कम पड़ेगा. तो मतलब एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. आप किसी और उससे भी इंटर हो रहे हो बेटा? अच्छा, तो ये देखो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ. जी बच्चा आप डिस्कनेक्ट हो गए थे. सर नेट चला गया था. अच्छा, यानी ए विच इज अप्लाइड फोर्स अप्लाइड हो रही है, जो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास आ रही है, तो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए है, मीन एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दैट फोर्स. एंड ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. मास के क्या होगी,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपके। जब इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करता हूं तो मेरे पास बनती है ए इज प्रोपोर्शनल टू द एम एफ अपॉन एम। फिर जब मैं क्या करता हूं, कांस्टेंट पुट करता हूं, तो कांस्टेंट 1 पुट किया तो ए इज इक्वल्स टू एफ एम एफ अपॉन एम हो गया, और मेरे पास इक्वेशन बन गई एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो मैं क्या करता था, मैं एक डेफिनेशन देता था कि द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो देखो, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। ये मेरे पास ओ लेवल का वर्जन था कि ओ लेवल में मैं इसको क्या करता था, डिफाइन करता था कि भाई जो रिजल्टेंट फोर्स है विच इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। कोई मुझसे पूछता था कि फोर्स को डिफाइन करो, तो भी मैं यही लिख देता था कि फोर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो मैंने डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी हो जाती थी। अब ये जो था, ये ओ लेवल का, ये क्या था, ये ओ लेवल का वर्जन था। अब ओ लेवल में तो ये चीजें हो रही थी, ठीक है, ओ लेवल में हम ये डिफाइन कर रहे थे। बट अब आ जाओ इसके ए लेवल वर्जन के ऊपर। अब क्या होगा, अब ये थोड़ी सी चेंज है। अच्छा, यहां मैंने एक वर्ड लिखा पीछे, मैंने एक वर्ड लिखा रिजिड ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब होता है बेटा, ये एक वर्ड मैंने लिखा, ये लिखा हुआ रिजिड ऑब्जेक्ट, यहां लिखा हुआ रिजिड ऑब्जेक्ट, इसका क्या मतलब होता है? अ, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट जो कि आपके पास, जिसमें डिफॉर्मेशन जीरो हो, मीन वो डिफॉर्म नहीं होता, इलास्टिक ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक हो गया? अगर क्या इलास्टिक, मतलब? यानी वो डिफॉर्म ना हो सको, जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, जैसे फोम है, जैसे रबर बैंड है, तो ये सारे डिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स हैं। मीन जब फोर्स अप्लाइड होगी, फोर्स खत्म होगी, तो वो वापस से अपनी जगह घेर लेंगे, वापस से अपनी शेप में आ जाएंगे। यानी व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन इट, तो वो क्या करते हैं, चेंज द शेप एंड ऑब्जेक्ट को, की लेंथ को चेंज करते हैं। तो अगर कोई ठीक ऐसा है। ऑब्जेक्ट है जो अपनी लेंथ और शेप को चेंज कर रहा है, तो वहां ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ वहां पर अप्लाई नहीं होता। अब ए लेवल वर्जन जो है वो न्यूटन के सेकंड लॉ का क्या है? न्यूटन के सेकंड लॉ का ए वर्जन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the resultant force acting on it, and it's occurs along the direction of the force। यानी अगर अभी मुझसे कोई पूछेगा व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, तो मैं उसको कहूंगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स। पहले मैं बोलता था कि द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स इन ओ लेवल में। अब मैं वो डेफिनेशन यहां नहीं करूंगा। अब जब मुझसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, तो मैं उसको लिखूंगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स। तो नीचे देखो मैंने रेड में लिखा हुआ है, द रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैंने यहाँ इक्वेशन लिखी हुई है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा मतलब चेंज, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मीन चेंज इन टाइम। तो मैंने यहां लिख दिया, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट करता हूं तो F इज इक्वल्स टू, मतलब मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटा देता हूं तो कांस्टेंट इन्वॉल्व करूंगा, तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा रेट ऑफ चेंज। क्या हो जाएगा मेरे पास, यानी यहां मैं इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा आपके पास, डेल्टा पी फाइनल। अपॉन डेल्टा टी। नहीं नहीं, अभी फाइनल और इनिशियल की तरफ मैं जा ही नहीं रहा, मैंने डायरेक्ट उसी इक्वेशन को सिर्फ लिख दिया कि F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। पहले यहां क्या लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनलिटी लिखी हुई है ना, अब मैंने प्रोपोर्शनलिटी को खत्म कर दिया, प्रोपोर्शनलिटी को ठीक है। क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो जब प्रोपोर्शनलिटी को मैंने खत्म कर दिया, तो प्रोपोर्शनलिटी खत्म हुई, तो मेरे पास आ गया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो अब देखो फोर्स की डेफिनेशन यहां बन गई, यहां फोर्स की डेफिनेशन बन गई, ये फोर्स की डेफिनेशन है जो यहां लिखी हुई है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी मीन द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
अब जब आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज अ फोर्स, तो आप ये डेफिनेशन करोगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स। पहले हम क्या करते ठीक है। थे, अगर मुझसे कोई पूछता था कि व्हाट इज फोर्स, तो मैं उसको कहता था द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एन एक्सेलरेशन। अब ओ लेवल को भूल जाओ, अब ए लेवल में आपसे अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, तो आप उसको सिंपल डेफिनेशन करोगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। क्लियर हो गया? बट ये जो फोर्स है ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स की बात नहीं हो रही। अब अगर मैं चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करता हूं, तो चेंज ऑफ मोमेंटम में देखो मेरे पास क्या है, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैंने यहां लिख दिया इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, मैंने v और u को पुट किया, तो u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक हो गया? तो मैंने mv कर दिया, तो mv का मतलब है आपके पास फाइनल मोमेंटम, ये देखो यहां लिखा हुआ है मैंने फाइनल मोमेंटम mv, और mu का मतलब है इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल माइनस इनिशियल जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम। तो मैंने यहां पुट कर दिया mv माइनस mu डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, अब अगर मैं इस चेंज इन मोमेंटम को, इस टी को यहां ले गया, तो टी यहां डिवाइड हो रहा है, इधर एफ के पास जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ इंटू टी, एफ इंटू टी इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ये हो गया आपके पास। देखो ठीक है। एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो न्यूटन सेकंड इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो इससे पहले जो मैंने आपसे कहा था एनएस इज ऑल्सो इक्वल टू द किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो वो यहां पर देखो ये आ गया। तो देखो एफ इंटू टी इज ऑल्सो मोमेंटम। लेकिन जब आपसे कहा जाएगा चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करो, तो फिर आप इक्वेशन में देखोगे कि क्वेश्चन में चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है, तो फोर्स और टाइम अगर गिवन है तो उसकी यूनिट न्यूटन पर सेकंड आप लिखोगे। लेकिन अगर वहां पर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम मौजूद है तो फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखोगे। अगर दोनों में से कोई भी लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉर्मूला पुट करने के लिए इक्वेशंस का होना जरूरी है, क्वांटिटीज का होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गई ये बात ठीक जहां है तक? सर। जी सर। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई ऐसी चीज जो हेडिक दे रही है? नहीं सर। इसका मतलब हो गया कि अब आपके पास एक ओपिनियन आ गया कि जनाब मेरा जो फोर्स है वो क्या होगी। तो फोर्स की डेफिनेशन हम क्या करेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स। ये आपके ए लेवल का वर्जन है और यही आप जहन में रखोगे आप। ठीक हो गया? और यही जो ठीक है रिलेशन सर। बेटा, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का रिलेशन बनता है, और इसी को हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो देखो डिफाइन द फोर्स मैंने यहां लिखा भी हुआ है, फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सिंपली। अब जो आपकी डेफिनेशन होगी फोर्स की, वो होगी क्या चीज होगी आपके पास? अब आपके पास होगी फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर इसी ठीक। का मैं न्यूटन सेकंड लॉ के साथ इसका रिलेशन बनाऊं, इस वाली इक्वेशन का, तो देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको कर दिया एम वी माइनस एम यू। तो एम क्योंकि मास है, तो एक ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियली मास और फाइनल मास दोनों सेम होंगे, तो एम को मैंने सेम ले लिया। अब जब एम को मैंने सेम ले लिया, मीन एम दोनों में से कॉमन ले लिया, तो वी माइनस यू बच गया, तो वी माइनस यू अपॉन टी आ गया। तो वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो जब मैंने एक्सेलरेशन को पुट किया कि v माइनस यू इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो एम एम की जगह आ गया और इसकी जगह आ गया a, तो f इज इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन का सेकंड लॉ का रिलेशन भी आपका किसके साथ बन गया? मोमेंटम के साथ बन गया। कि व्हाट इज द रिलेशनशिप द न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम, तो वो ये रिलेशन है आपके पास। क्लियर हो गया यहां तक? कोई जी ऐसी सर। हेडिक दे रही है, कोई ऐसी चीज जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? नहीं सर। अच्छा, तो ठीक हो गया यहां तक।